हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लाइंबर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनवायरनमेंट के एक स्पेशल टॉपिक की। हम लोग बात करते हैं जो भी आपके पर्यावरणीय संबंधी समझौते हुए हैं उनके एक रूपरेखा की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें से जो भी समझौते हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने आपका पुट किया है क्योटो प्रोटोकॉल का। तो आज हम लोग तीन मुद्दों को, क्यों, किस लिए और कैसे, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC के सहयोग से या आह्वान से एक सभा होती है जिसका चरण कहाँ शुरू होते हैं, जिसका प्रारंभ कहाँ होता है, जापान के क्योटो नामक शहर में। जिसका प्रारंभ कहाँ होता है, जापान के क्योटो नामक शहर में। वहां पे एक दस्तावेज तैयार किया जाता है आपका ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, जो आपका हरित गृह गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जो आपकी कार्बन उत्सर्जन प्रक्रिया है, उसको संभावित तरीके से रोकने के लिए और भविष्य में उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ उस पर चर्चाएं हुई और एक प्रोटोकॉल लागू किया गया जिसे क्योटो शहर के नाम पर ही क्योटो प्रोटोकॉल कहकर पुकारा गया। 16 दिसंबर 1997 में इस समिट का आयोजन होता है, लेकिन जो इसका कार्यशील हुआ यानी कि प्रारंभ हुआ, देखिए निर्माण होता है या आवाहन होता है 16 दिसंबर 1997 में, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल वर्क करना अब कब शुरू करता है, वो शुरू करता है 16 फरवरी 2005 से। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी प्रतिबद्धताएं कब से शुरू होती हैं, इसने एज ए टास्क काम करना कब शुरू किया, तो वो 2008 से शुरू करता है। तो यहाँ पे डेट्स कौन सी है, प्रारंभ या फिर गठन 1997, प्रारंभ 2005 और प्रतिबद्धता 2008 से स्टार्ट किया क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसके नियमों ने। चलिए एक यहां से प्रश्न बनता है, मर्राकेश एकॉर्ड किसे बोलते हैं। आपके पेपर में सीधे पूछा जाता है कि मर्राकेश एकॉर्ड किसे बोलते हैं। तो जब COP7 हुआ, COP7 के समय आपके क्योटो प्रोटोकॉल के जो नियम थे, जो नियमावली थी, वो तैयार की गई। और वो कहाँ हुआ था, COP7 मर्राकेश मोरक्को में। इस वजह से ही क्योटो प्रोटोकॉल को मर्राकेश एकॉर्ड भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है, क्यों कार्य है, इसमें बताया क्या गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बात करते हैं इसके सिद्धांत की, पहले बात करते हैं इसके सिद्धांत की, फिर उससे इलेबोरेट करते हैं। इसमें बताया गया इसका सिद्धांत कि साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारी, यानी कि सम्मिलित तो है लेकिन जिम्मेदारी विभेदी, यानी कि कुछ वर्गों को विशेष रूप से उस पर ध्यान देने की जरूरत है। विभेदी जिम्मेदारी है उसकी, सबको अलग अलग टास्क दिए गए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स में या कुछ लोगों को या कुछ कम्युनिटीज को, कुछ देश को, अगर यहाँ पे हम बात करें तो विशेष टास्क दिए गए हैं। कैसे, 1997 में इसका मानना ये था, क्योटो प्रोटोकॉल में जो सब सर्वमान्य मत आया वो ये था कि जो वर्तमान में हरित गृह गैस है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसके उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार तो सारे देश हैं। सारे देश समान रूप से जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार सारे देश हैं लेकिन समान रूप से जिम्मेदार नहीं है। साझा सबका है लेकिन जिम्मेदारियां विभेदी रूप से हैं। यानी कि ऐसे देश जो कि इंडस्ट्रियल डेवलप्ड है, यानी कि औद्योगिक देश, जो कि जिनका व्यापार बहुत बड़े स्तर पर डेवलप हो चुका है, विकसित देशों की श्रेणी में आ गए हैं, उनकी बहुतायत मात्रा में GHG में योगदान है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में उनका सबसे बड़ा हाथ है। इस वजह से जो जिम्मेदारी बनती थी वो सारी देशों की तो थी, साझा रूप से थी, लेकिन विभेदी रूप से
उन लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई जहां पे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा इसका सिद्धांत क्या है, साझा परंतु विभेदी सिद्धांत। तो तीन ग्रुप में इसमें क्या किया गया कि तीन ग्रुप में कंट्रीज को अलग अलग किया गया, डिवाइड किया गया। तीन ग्रुप की कंट्रीज को डिवाइड किया गया, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और गैर परिशिष्ट 3 सूचियां बनाई गई, है ना। तो इन सूची में जो परिशिष्ट 1 के थे उनको लक्ष्य दिया गया प्रथम अवधि के दौरान कि आपको तो 5.2% मिनिमम उत्सर्जन कम करना है। और इसी के साथ इसने ये भी बताया, क्योटो प्रोटोकॉल में जो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं उसमें ये भी बताया गया कि 55 ऐसे देश हैं, यानी कि 55 ऐसे डेवलप कंट्रीज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस का 55 से 60% उत्पादन करते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस का 55 से 60% उत्पादन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो 5.2 का उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य दिया गया था वो दिया गया डेवलप्ड कंट्रीज को प्रथम प्रतिबद्धता अवधि में। तो अब यहां पे प्रश्न बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत द्वितीय प्रतिबद्धता वर्ष का समूह क्या है, द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि क्या है। तो अब तक 2 ही प्रतिबद्धताएं अवधि आई हैं, जैसे हमने आपको बताया था अभी कि 2008 से इसने एज ए टास्क काम करना शुरू किया, आप एक पिन पॉइंट फोकस करना शुरू कर दिया कि कैसे तेजी से इसको कम किया जा सकता है। तो उसमें 2 प्रतिबद्धताएं अवधि अब तक आ चुकी है। प्रथम प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 की थी और अब जो द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि चल रही है वो 2012 से 31 दिसंबर 2020 तक की है। आपके 31 दिसंबर के बाद यानी कि 1 जनवरी 2021 से इसकी तृतीय प्रतिबद्धता अवधि लागू होगी यदि ग्रीन हाउस गैसों में रुकावट दर्ज ना की गई। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बात करते हैं वो कौन सी ऐसी सूचियां हैं और किस प्रकार के देश उसमें शामिल किए गए हैं। तो 3 परिशिष्ट हैं, 3 सूचियां हैं। तो परिशिष्ट के अंतर्गत डिवाइडेशन की बात करते हैं तो प्रथम परिशिष्ट में जो 1992 को आधार बनाया गया, 1992 में जो OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि एक विकसित देशों का समूह चलता था, विकसित देशों का समूह चलता था जिसे कहते थे 1992 में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो उसके अंतर्गत जो विकसित देश थे प्लस जो कि संक्रमण देश हो चुके थे, यानी कि ग्रीन हाउस में संक्रमित हो चुके थे, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन तेजी से करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। जैसे आपका उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया इसी में आता है। उस समय संक्रमित देश, ध्यान दीजिएगा, OECD के साथ संक्रमित देश, यानी कि कैसे किस प्रकार संक्रमित, जो कि उस समय ग्रीन हाउस उत्सर्जन की लिस्ट में आ गए थे, उनको रखा गया परिशिष्ट 1 में। लेकिन परिशिष्ट 2 में रखा गया ऐसे OECD के देशों को जो उस समय संक्रमित नहीं थे, डेवलप्ड थे, इंडस्ट्रियल डेवलप थे, लेकिन वहां पे अभी उतनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो OECD के वे देश जो संक्रमण काल से नहीं गुजर रहे थे उतने समय वो परिशिष्ट 2 में आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं गैर परिशिष्ट की। तीसरे टाइप के देश हैं गैर परिशिष्ट, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसे विकसित देश जिनमें यदि ग्रीन हाउस की उत्सर्जन दर, ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन दर इसी प्रकार रही तो जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव उन पे पड़ेगा, उनको रखा गया गैर परिशिष्टीय देशों की सूची में। यानी कि 1997 में जो शुरू हुआ उसमें क्या क्या किया गया कि COP7 2001 में उसको मर्राकेश एकॉर्ड का नाम दिया गया, जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत किया गया उसके नियमों का एक अनुपालन किया गया, नियम बनाए गए। उस नियम की जो मुख्य धाराएं हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताएंगे कि
किस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल वर्क करता है और किस प्रकार से इसकी प्रतिबद्धताएं हैं और इसके लक्ष्य को पूरा न कर पाने की स्थिति में क्या दशाएं उत्पन्न होती हैं, और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, इन 3 परिशिष्टों में शामिल देश यदि अपने टास्क को नहीं पार कर पाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है। तो इन सभी बिंदुओं पे बातचीत करेंगे कल के वीडियो पे। जानने के लिए जुड़े रहिए क्लाइंबर्स अकेडमी से। धन्यवाद।